एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश। और प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा कंपाइलेशन। मैंने आप लोगों को जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक से बाहर हो, तो मैं एक बार छोटा सा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पे दोनों बुक्स को ओपन किया हुआ है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसे इजीली समझ सकें, अपने इन सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और अपनी कॉपी को वेल मेंटेन उसमें नोट कर सकें। ठीक है, छोटी सी एक अप्रोच है जिससे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको बुक कैसे पढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डिस्कस करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चे अगर छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रखे हैं आपको, कहाँ कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, आयरन यानी कि तवा वगैरह जो होते हैं। देखो, क्रैप्स इज गेट फर्मेंटेड, यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, आप देखें। तो बेटा क्वेश्चन ये था कि ग्रैप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट, बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट दे गेट फर्मेंटेड। हिंदी में बोलते हैं किण्वन। ठीक है, अंगूरों का किण्वन। तो बेटा हिंदी में क्वेश्चन ये था कि अंगूर जब अपनी बेल पे लटके हुए होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं उससे, तो वो फर्मेंटेड मतलब उनका किण्वन नहीं होता। लेकिन जब उन्हें तोड़ लिया जाता है तो उनके अंदर एक किण्वन की प्रोसेस यानी कि प्रोसेस या फिर विधि शुरू हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, और पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन विधि क्या होती है। ठीक है, देखो बहुत एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे दी गई है आपको, और इसी से एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है ये, ग्रैप्स गेट फर्मेंटेड। ओके, अंगूरों का किण्वन हो जाता है, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है। और इससे क्वेश्चन ये बना था कि अंगूर का किण्वन क्यों होता है जब उन्हें डाल से तोड़ लिया जाता है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। तो फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च या शुगर सब्सटेंस जो होते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है, या फिर किसी एसिड में बदल जाते हैं। किण्वन एक ऐसी विधि या प्रक्रिया है जिसमें कोई भी स्टार्च, ग्लूकोज जैसे पदार्थ धीरे धीरे अल्कोहल या किसी एसिड में बदलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा किण्वन। और क्वेश्चन आपका ये बना था कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि बेटा जब प्लांट्स जो है और जो ग्रैप्स हैं, इफ दे आर कनेक्टेड, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो कंटिन्यूसली वर्किंग में होता है। जैसे ही अंगूरों को डाल से तोड़ लिया जाता है, ग्रैप्स को प्लांट से अलग कर दिया जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र बंद हो जाता है काम करना, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है फूड इज कुक्ड, ये आपको पता है, खाना पकाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। डाइजेशन प्रोसेस भी एक रिएक्शन होती है। ठीक है, वो आपको चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ाया जाएगा। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। ओके, आगे चलते हैं। देखो, और नॉर्मली पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वॉच ग्लास में इकट्ठा होना। ठीक है, एक छोटा सा एक एक्टिविटी करके बताया हुआ है जो मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये व्हाइट कलर का होता है, और जब ये जलाया जा रहा होता है तब यहाँ पे एक डैजलिंग लाइट यानी कि चमचमाती हुई रोशनी भी दिखाई देती है। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, आगे दिया हुआ है आप लोगों को केमिकल, उससे पहले भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन करके दिखाई गई है। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक। ओके, जिंक यानी कि जिंक दिया था आप लोगों को, मैंने कराया भी है। हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट या फिर एक तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ मैं कि हाइड्रोजन गैस को एक टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉप टेस्ट। ओके, चैप्टर नंबर 3 में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ, जब भी कोई बीकर से कोई गैस निकल रही है, मान लीजिए सपोजेड यहाँ से कोई गैस पास आउट हो रही है, और जब आप इसके पास कोई भी एक बर्निंग कैंडल लेके आते हो, लाइक आपने एक बर्निंग कैंडल लेके आए, तो तुरंत ही यहाँ पे एक साउंड आती है। अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे एक साउंड आएगी, वो साउंड कैसी होगी, पॉप की। अगर पॉप की साउंड आ जाती है तो ये प्रूव हो जाता है कि निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है, और इसी को हम कहते हैं पॉप टेस्ट। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, वो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में करा चुका हूँ। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि उसका गैस का निकलना, चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से। ओके, तो आगे चलते बेटा। सबसे पहले जो दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है केमिकल रिएक्शन। अब बात की जा रही है इक्वेशन की, जिसको हमने E⁴ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था। क्या होता है ये, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, चलो मूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक इक्वेशंस दी गई हैं आप लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जा रही है। ओके, रासायनिक समीकरण जिसे कहा जाता है हिंदी में। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट वाली बात कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, दोनों को बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। फिर आता है आप लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से कराया हुआ है। जिंक का एग्जांपल लिया हुआ है आपकी बुक में, आप इसे भी कर सकते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको भी डिस्कस किया था। फिर उसके अलावा देखो बैलेंस क्यों करते हैं ये भी बताया था मैंने, क्योंकि हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो करना होता है। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार हम किसी भी अभिक्रिया या फिर कह सकते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखो इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, और यही हमारा मेन कंटेंट है जो हमें आज डिस्कस करना था। सबसे पहले दिया हुआ है, देखो ये कलर कुछ ऐसे ही है बुक में, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट आप कोशिश करना, आपके पास बुक अवेलेबल होगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के छात्रों के पास बुक अवेलेबल होगी, वो उनसे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाह रहे होते हैं या बर्न करने वाले होते हैं, तो उसको पहले रिबन से साफ किया जाता है। रीजन यही है बेटा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए वो इजीली कंबस्टेबल हो, उसे आसानी से जलाया जा सके, इसीलिए हम उसे रिबन से साफ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो कैसे लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन ये ऑलरेडी कराया हुआ है, हाइड्रोजन को आप जानते हैं H लिखेंगे हम, क्लोरीन यानी कि Cl2, और बैलेंस करना है तो आपका बना HCl, लेकिन आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 2 बढ़ गई तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। बैरियम क्लोराइड ये मैंने आपको लेक्चर्स में कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ये जाके देखें। ओके, बैरियम क्लोराइड भी कराया हुआ है मैंने। सोडियम की रिएक्शन आप जल से कराओगे, Na रिएक्ट विद H2O, तो बेटा ये बना देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका। और प्लस में क्या निकालना है आपको, हाइड्रोजन गैस निकालनी है। अब आप इसको बैलेंस करें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस कराया हुआ है, मैं वो मेन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने लेक्चर्स में नहीं कराए हैं। सबसे पहले दिया है, जब मैं जल में बैरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ये आप कर सकते हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा जैसे दिया हुआ है, डिस्कस करते हैं, एक मिनट। तो देखो प्यारे बच्चों, ये ना सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, हमने बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, BaCl2, ये होता है हमारे पास बैरियम क्लोराइड। फिर हम इसको किस में मिलाते हैं, आगे लिखा हुआ है बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सॉरी, हमें क्या लेना है, हमें सोडियम सल्फेट लेना है, हमने लिया Na2SO4। ओके, फिर हम क्या बना रहे हैं, इससे बाय प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है हमारे पास बैरियम सल्फेट आ रहा है, मीन्स BaSO4
बाकी मैं नीचे लिख देता हूँ बैरियम सल्फेट, और बेटा बन रहा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, NaCl दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बैलेंस चेक करना है। बैरियम की क्वांटिटी 1 है तो बैरियम की क्वांटिटी यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 है। फिर आपके पास आगे दिया हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की क्वांटिटी 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ। अब क्लोरीन की क्वांटिटी बैलेंस हो चुकी है। सोडियम की क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे भी सोडियम की क्वांटिटी 2 है, और सल्फेट की क्वांटिटी यहाँ पे डबल हो चुकी है, और सल्फेट की क्वांटिटी लेकिन यहाँ पर डबल नहीं है। तो यहाँ पर डबल करने के लिए नहीं, डबल की कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो सोडियम की क्वांटिटी 2 है और सोडियम की 2 है, सल्फेट की क्वांटिटी इसके आगे लिखी हुई वैल्यू से पता चलती है, वो एक ही लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब सिंगल 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 है। तो नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। इस तरीके से आप दूसरी इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ। बाकी हम आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है जो हमें आज अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंटेक्स भी बताया था। ए, कोई भी एक कंपाउंड है ए, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपाउंड में टूट जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी टूट नहीं जाता है, कंबाइंड हो जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला पार्ट है अभिक्रियाओं में, एक ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, आपको समझना ये वाला पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक लाइम मैंने हालांकि डिस्कस भी किया हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास, क्विक लाइम, जिसको हिंदी में कहा जाता है बिना भुजा हुआ चूना। ओके, और उसके साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई, वाटर की। व्हेन वी रिएक्ट वाटर, ओके, अगर बेटा ये फॉन्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल फोन में या लैपटॉप में जिसमें आप यूज कर रहे हो, तो आप अपनी बुक को साथ लेके बैठे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी प्रॉपर वे में आप समझने की कोशिश करें। ओके, तो हमारे पास क्विक लाइम क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना, जो सॉलिड स्टेट में होता है हम लेकर आते हैं, और उसमें हम जब कुछ क्वांटिटी में वाटर ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना हमें मिलता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल बना आपका किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 और मोर, ये एक डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन तो आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एक मिनट देखो, यहां तक तो डेफिनेशन गिवन थी। तो इसमें दिया हुआ बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, ये गिवन है आपको, इज यूज्ड फॉर, जिसका सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है स्लेक लाइम का, ठीक है, जो चूने में पानी मिलाकर हम इसका वाइट वॉश में यूज करते हैं, जो कली वगैरह हम करते हैं, सफेदी जो करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बन के आया ना, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये उससे रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था ये मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। मार्बल को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगाया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ओके, और फिर कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, कितने, 2 और 3 दिनों के बाद ये बनता है, ऑफ वाइट वॉशिंग दैट की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिसकी वजह से शाइनी सरफेस आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चमकदार, इधर लिखा होगा हिंदी मीडियम में, दीवारों पर चमक आ जाती है। तो बेटा एक एक क्वेश्चन में आपको बड़े इंपॉर्टेंट वे में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीवारों पर चमक इसीलिए आती है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली रिएक्ट करता है 2 और 3 दिन के अराउंड, और वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है।
ओके, तो ये मुझे आपको डिस्कस करना था। संगमरमर लिखा हुआ अभी देखो, मार्बल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके, चलो आगे चल रहे हैं, आगे डिस्कस करते हैं। बाइंडिंग ऑफ कोल, अगर हम कार्बन को कोयले को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ओके, अपने मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी हो जाए प्रोडक्ट एक ही निकलना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है। आगे चलते हैं अब हम इसमें। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम बर्न करते हैं, किसी कोयले को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने हमें प्रोवाइड किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहाँ पे लिखा होगा बेटा, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है। तो बेटा इसे थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट जिनमें होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में हीट का निकलना मैंडेटरी होता है। मतलब जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं वो हीट को बाहर निकालती हैं। जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, आपसे कहा गया है ग्लूकोज है, यानी कि C6H12O6। आप जब भी इसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आपने श्वसन किया, सांस ली है, उसमें जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इनहेल हुई है, वो ऑक्सीजन सभी सेल्स यानी कि कोशिकाओं के पास जाएगी। वहां पर वो इस ग्लूकोज को बर्न करेगी और प्रोडक्ट बना के देगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एनर्जी है। देखो यहाँ पे भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसीलिए जो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं वो जब डिकम्पोज हो रही होती हैं, दैट मीन्स वो अपघटित जब हो रही होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साग सब्जियां जब अपघटित होती हैं या विघटित होती हैं और कंपोस्ट में बनती है, तब भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि वहां पर भी एनर्जी एक ज्यादा बड़ी नहीं तो एक छोटी सी मात्रा में ऊर्जा का निकलना होता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ तक था है हमारा एक्सोथर्मिक का। आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं। देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। आयरन सल्फेट, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आ गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि हिंदी में लिखा होगा, अब बात की जा रही है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, चलो तो वियोजन का मतलब अपघटन का मैंने आपको पढ़ाया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाता है। इसमें देखो ये वाला एग्जाम्पल गिवन है जो मैंने आपको बताया अभी, संगमरमर जो यानी कि मार्बल या फिर इसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी क्या कन्वर्ट हो गया, चूना पत्थर। अगर आप मार्बल को या फिर चूना पत्थर लाइमस्टोन को हीट करोगे तो फिर से ब्रेक हो जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब ये दोनों चीजें वहां से अलग अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, इसीलिए पार्ट बन जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, आगे देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यू विल ऑब्जर्व, आप एक एक्टिविटी अगर जब इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे ब्राउन फ्यूम्स। हिंदी में भी लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, ये लिखा यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं, ब्राउन फ्यूम्स उत्सर्जित होता है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या लिखा हुआ है, यह अभिक्रिया का प्रकार। नीचे एक रिएक्शन दी गई है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि मैंने लेक्चर में आपको कराया था। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है बेटा, लेड नाइट्रेट हमें दिया गया है और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी, जो गैस होगी, वो ब्राउन फ्यूम्स मतलब भूरे रंग में निकलेगी। ओके,
तो भूरे रंग की गैस निकलेगी। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा गया था एक बार। आगे देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक कंसेप्ट आपको बताया गया है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, वो लाइन ये लिखी गई है कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि हमने अब तक डिकम्पोजिशन अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में यही देखा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एनर्जी मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक को तोड़ने के लिए कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। इसीलिए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है वो एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। फिर से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। देखो क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स। देखो बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग रिमेम्बर कर गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने आप दोहराएं। तो प्यारे बच्चों, आपने सोचा होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। और बेटा जब हम सेकंड पार्ट का आंसर देंगे तो उसमें क्या आ रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक्स यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करानी है, वाटर से करानी है। तो वाटर से आप करा देंगे और आपके पास जो प्रोवाइड होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में दिया गया है क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो एक्टिविटी है आप प्रीवियस लेक्चर में कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल अमाउंट ऑफ गैस क्यों कलेक्टेड होती है दूसरी टेस्ट ट्यूब में। तो ये आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखें, लेक्चर्स को देखें, वहां पे डिस्कस कराया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा, और क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं देखो। ये एक्टिविटी मैंने आपको कराई हुई है। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन के बाद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, था ना यहाँ पे, ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मतलब विस्थापन अभिक्रिया। ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। विस्थापन अभिक्रिया में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस लीस्ट एक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। फिर आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो आयंस का एक्सचेंज होता है जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एक्टिविटी सीरीज भी मैंने आपको लिखवाई थी जिसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आपको दिया गया ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या है हमारे पास, ये रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया गया है जिसमें एक में उपचयन और दूसरे में अपचयन होता है। इसी तरीके से आपकी बुक में कराया गया जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया था। तो आप एग्जाम्पल्स उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये लिखा हुआ है इन रिएक्शंस कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप इसे कर रहे होंगे ये सारे कंप्लीट, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी पूछा जाता है, उपचायक और अपचायक। फिर लास्ट पार्ट है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी, ये आपको पढ़ाया जा चुका है लेक्चर्स में। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया है देखो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट है ये। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हम डिस्कस करते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, हम लेके आते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज टेप्ड इन इट। जब हम लोहे की कील डालते हैं तो हमने आयरन की कुछ नेल्स ली और उसको इसमें डिप किया, और ये हमारे पास देखो यहाँ पे कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कम क्रियाशील है, तो आयरन उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे होने वाली रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे नया जो सब्सटेंस आपके पास बनेगा वो बनेगा आयरन सल्फेट, और आपके पास कॉपर अलग निकल जाएगा। अब इनके कलर के बारे में डिस्कस करते हैं। रीजन तो आपको समझ में आ गया, इतना भी लिखोगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। रियलिटी में कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ये नीले रंग का होता है,
और जब आप इसमें आयरन की नेल्स या फिर लोहे की कील डिप करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में आ जाता है। जो फेरस सल्फेट कहा जाएगा, आयरन सल्फेट जिसे कहा जाएगा, इसका कलर होता है ग्रीन, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर आपको दिया गया है गिव एन एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हुए हैं, आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड। तो आपको इक्वेशन दी गई है, ये हालांकि मैंने कराया होगा, अदरवाइज आप फिर भी देख लीजिए। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और फॉर्म कर रहा है 2Na2O, ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4Na। तो इसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, उपचयन और अपचयन, वो बताना है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, आप लोग इजीली डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखेंगे सोडियम है, यहाँ पे सिंगल सोडियम है, ठीक है, और सिंगल जो सोडियम है इस साइड प्रोडक्ट की साइड जाके उसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन हुआ है सोडियम का, ओके। आगे देखो बेटा, फिर अब हमें इसमें रिडक्शन भी डिस्कस करना है। तो रिडक्शन डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो रिडक्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 थी, लेकिन इस साइड जाने पर प्रोडक्ट की साइड में, उत्पाद की साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट जाती है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे रिडक्शन। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो, क्या कहा जाएगा इसको, अपचयन कहा जाएगा। चलो मैं करा देता हूँ नेक्स्ट भी। नेक्स्ट वाला मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हैं, ओके। चलो आगे मूव करते हैं, चैप्टर आप लोगों का यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर आती है हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बारी। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, जब हमने इतना डिस्कस किया है तो जल्दी से देखते हैं कौन से पार्ट में क्या आंसर बनेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो चेक करो बेटा जल्दी से, क्या हो सकता है, लेड का क्या होगा, लेड इज रिड्यूस हो रहा है। पहले तो हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, और समझने के लिए थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमें दी गई है 2PbO और उसके साथ कार्बन दिया गया है, फिर हमें दिया गया है 2Pp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप लोगों को मार्कर क्लियरली शो हो रहा होगा, ओके। तो अब हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूरी स्टेटमेंट इसकी समझनी है। तो देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट और पहला आंसर हमारा लिखा हुआ है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आप ये देखो लेड कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो लेड ऑक्साइड है, इसको मत सोचना कि लेड है, दैट इज अ लेड ऑक्साइड। लेड ये लिखा हुआ है, ये पार्ट हमारा लेड का है, और लेड हम प्रोडक्ट की साइड देखें तो लेड तो रिड्यूस्ड हुआ है, ओके, लेड रिड्यूस्ड हुआ है, लेकिन लेड ऑक्साइड से रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है लेड में कोई चेंज नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ए पार्ट तो हमारा गलत हो गया। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं सर, कार्बन इज ऑक्साइज्ड हुआ है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो कार्बन था ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, लेड का रिडक्शन नहीं हुआ इस बात का, तो दोनों गलत हुए। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, ये मैंने अभी बताया, ऑक्सीडाइज हुआ है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ठीक है। तो आपका सी और डी करेक्ट आंसर है। आपको बताना है विच वन इज इनकरेक्ट। तो बेटा इनकरेक्ट कौन सा है, ए और बी इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। लिखा हुआ है Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्यारे बच्चों आप बताएं मुझे कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका देखो दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम इस सिंटेक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मुझे सिंटेक्स याद है कि मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी दो सबस्टांस या तीन सबस्टांस जुड़कर एक सबस्टांस बनाते हैं, एक प्रोडक्ट। तो एक तो है नहीं यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन तो है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको ये बताया था द्विस्थापन अभिक्रिया में आयंस का एक्सचेंज होता है, क्या आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयन ही नहीं है, तो सेकेंड पार्ट भी नहीं होगा। फिर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया,
ओके। और फोर्थ दिया हुआ, सॉरी वियोजन होता है डिकम्पोजिशन, सॉरी तो ये डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वियोजन, और द्विविस्थापन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बच्चे डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब स्प्लिट होना, वियोजन मतलब स्प्लिट होना। यहाँ पे ये टूट थोड़ी ना रहा है Fe2O3, नहीं, यहाँ पे हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन हो रहा है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे होने वाली रिएक्शन क्या है हमारी, विस्थापन। अब देख रहे हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है तो देखो बच्चे, लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। पहले हमने कॉपर सल्फेट को ऐड किया था, अब की बार बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, आयरन की फिलिंग्स में ऐड करना है। तो आयरन की फिलिंग्स का एग्जाम्पल फिर से करते हैं। देखो हमने लिया Fe और उसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, उसने हमें बना के क्या दिया, FeCl2 बना के दिया। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन तो राइट है। ओके, आगे देखते हैं, फर्स्ट तो राइट लगा। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन FeOH नहीं बना बच्चे, FeOH नहीं बना। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो हो रही है हमारे सामने, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट, हाँ ये आयरन सॉल्ट है, अभी आप इसे पढ़ेंगे। एंड वाटर, वाटर नहीं बन रहा, वाटर नहीं हाइड्रोजन बन रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अब करते हैं व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो हम बैलेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो करते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को अनुसार हम संतुलित करते हैं। और बैलेंस क्या होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल होती है राइट हैंड साइड के किसी भी इक्वेशन में। Translate the following statement into chemical equations and then balance them. Hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. ये रही हमारे पास हाइड्रोजन, ये रही हमारे पास नाइट्रोजन, ये मिलकर बना देती हैं अमोनिया NH3। अब आपको ये बैलेंस करना है, तो इसके लिए 2 यहाँ पे लगा दिया मैंने। नाइट्रोजन की क्वांटिटी 2 हो गई, हाइड्रोजन की 6 हो गई, हाइड्रोजन की इक्वल करने के लिए ये अब एक बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से ये फर्स्ट मैंने करा दिया। सेकंड और थर्ड आई थिंक ये मैंने पहले कराए हुए लेक्चर्स में, आप उन्हें देखना। ये इक्वेशंस मैंने सारी बैलेंस कराई है, जब मैंने बैलेंस ऑफ इक्वेशन एग्जांपल कराए थे उनमें सारी आपको मिलेंगी। हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। जो पहली बार डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हो, पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, उनसे आप लोगों की सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाले के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। चलो 7 पे आते हैं, 7 को डिस्कस करते हैं। हालांकि शायद ये मैंने नहीं कराया हुआ है, 7 का ए पार्ट हम ले लेते हैं। दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इन्हें सॉल्व करना। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। आपको ये बैलेंस भी करना है। कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, 2 और 2 4, इस साइड 3 और 1 4 बराबर। ये इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया गया जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। तो जिंक हमने लिया, जिंक सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। हमें क्या प्रोड्यूस मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट Zn। जिंक और नाइट्रेट का क्या होगा बेटा, NO3 का होल ट्वाइस होगा। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस। और बेटा क्या दिया जा रहा है, जिंक नाइट्रेट का सिल्वर अलग निकल रहा है, यानी कि Ag हमारे पास अलग आ गया। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो चेक करते हैं, जिंक की क्वांटिटी 1 है, 1 है। NO3 की क्वांटिटी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए, हाँ ये रहा, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है आपकी, अब जिंक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसके लिए आपको जिंक के आगे भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूँ यहाँ से हटाकर। ठीक है, इस साइड लिखते हैं, प्रॉपर करते हैं इसे।
हमें दिया गया था जिंक, ये लिखा मैंने जिंक, और उसकी रिएक्शन कराई जा रही है सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3। ओके, बाय प्रोडक्ट ये हमें मिला है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, और बेटा रिजल्ट में हमारे पास दिया सिल्वर यानी कि Ag। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करते हैं। देखो जिंक की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, और जिंक की क्वांटिटी यहाँ पे भी 1 है। फिर दिया हुआ है सिल्वर, सिल्वर की क्वांटिटी 1 है, सिल्वर की क्वांटिटी 1 है। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, नाइट्रेट पे। नाइट्रेट जो है ना वो डबल क्वांटिटी में है, NO3 के साथ ये 2 लगा हुआ है, जिसको बैलेंस करनी नहीं आ रही है। फिर से प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, बैलेंस की एक पूरी वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे प्रॉपर आपको समझ में आएगा। तो मुझे नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर की क्वांटिटी पड़ी है, तो सिल्वर को फिर से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। अब ये आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का हमारा, ये कौन सा था, बी हो गया। सी के बारे में डिस्कस करते हैं। सी दिया हुआ बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, Al रिएक्ट विद CuCl2, कॉपर क्लोराइड होता है हमारा, और इन रिजल्ट या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है AlCl3 प्लस में प्रोवाइड हो रहा है कॉपर। हाउ कैन वी सॉल्व इट, तो जल्दी से हम चेकआउट करते हैं कि हम इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हमें ये रिएक्शन तो लिख लिया, हमें इसको सिर्फ ओनली बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एल्यूमिनियम बराबर है क्योंकि दोनों साइड एक एक क्वांटिटी है, कॉपर की क्वांटिटी भी एक, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन की गड़बड़ हो गई, क्लोरीन यहाँ पे 2 क्वांटिटी में या 3 में, तो बैलेंस करने के लिए इवन नंबर बनाना होगा। इवन मतलब 6 बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्लोरीन हो गया 6 क्वांटिटी में। अब यहाँ पे क्लोरीन को इक्वल करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, तो यहाँ पे क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन कॉपर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, और अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन 4 जो दी गई है हमें, डी इक्वेशन। बैरियम क्लोराइड, ये मैंने आपको शायद कराई हुई है। बैरियम क्लोराइड होती है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 बेटा, पोटेशियम सल्फेट, और ये बनाएगा आपको बैरियम सल्फेट बना के देगा, BaSO4 बना के देगा, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl देगा। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास, जो मैं आपको करा रहा हूँ। आपको स्टेप नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है। चेकआउट करो, बैरियम की क्वांटिटी 1 बराबर है, क्लोरीन की क्वांटिटी 2, क्लोरीन तो एक ही क्वांटिटी में, तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। पोटेशियम की क्वांटिटी 2 हो गई तो बराबर, सल्फेट की क्वांटिटी 1 बराबर, तो इक्वेशन बैलेंस, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बैलेंस भी करना है, केमिकल इक्वेशन है। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है। चलो 8th क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास, यहाँ पे कर देते हैं। दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि पोटेशियम का होता है K और ब्रोमाइड होता है आपके पास Br। उसकी आपको रिएक्शन करानी है बैरियम आयोडाइड, या मींस BaI2। ओके, बाय प्रोडक्ट में क्या दिया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड Ki बना के दिया जा रहा है, और बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BaBr2 होता है, BaBr2 बैरियम ब्रोमाइड। थोड़ा सा अजीब से होंगे, नाम लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर ही आप लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि आप इन सभी नामों से, इन सभी चेंजेस से फैमिलियर हो जाए। तो बैलेंस करना है, सबसे पहले पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम इक्वल है, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रोमीन की क्वांटिटी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ब्रोमीन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही यहाँ पे 2 ऐड किया तो पोटेशियम की क्वांटिटी मिसबैलेंस हो गई, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब हमने ये भी कर दिया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया, बैरियम क्वांटिटी 1 बैलेंस है, आयोडीन की क्वांटिटी 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो इससे भी हो जाएगी, तो बैरियम, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, क्या कहता है, देखो सेकंड इक्वेशन में दिया गया है आपको जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, और बेटा ये बना के दे रहा है आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सही है रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो बेटा जिंक की क्वांटिटी 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 3 है,
और कार्बन की क्वांटिटी एक ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन क्या दी गई है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन। चलो थर्ड को देखते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन, बना दिया क्लोरीन और बन गया बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए सिर्फ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम का Mg रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना के देगा आपको, ये बना के देगा MgCl2 और निकलेगी आपके पास हाइड्रोजन गैस, ऐसे दिया हुआ है। अब बैलेंस करना है हमें, चलो बैलेंस करते हैं। फिर बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम की बैलेंस बराबर है, दोनों साइड इक्वल है, एक एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लोरीन की क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अभी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। चलो तो बेटा थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज हो रहा होगा क्योंकि काफी क्राउड भी हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग अपने कंटेंट पे ध्यान दें। ओके, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस मैंने लेक्चर में कराया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। श्वसन क्या ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि क्योंकि डिकम्पोजिशन में स्प्लिट हो जाता है, कॉम्बिनेशन में कंबाइंड हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनसे डिफरेंस बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है, राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड। तो डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट मैंने आपको लिखवाया है, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल। तो उसमें से कोई भी दे दीजिए एग्जाम्पल में, वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, आप इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, the recovery of silver from the silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. आपको एक रिएक्शन लिखनी है, चलो ये मैं करा देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट पोर्शन पे। यहाँ हमारे पास जगह है, 20 क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये इन द रिफाइनिंग, क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में हमने एक इक्वेशन लिखनी है, in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate। मतलब हमारे पास दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और आपको रिकवरी किसकी करनी है, सिल्वर निकालना है आपको, और इसके साथ आपको दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, कॉपर की मेटल दी गई है। तो आप इजीली आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ओके, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे कॉपर नाइट्रेट, और बेटा बाय प्रोडक्ट में सिल्वर आपके पास अकेला प्रोवाइड हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। क्लियरली और भी एक्सप्लेन हो जाएगा इसके चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। फिर बात करते हैं 14 के बाद आपको दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप कर सकते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, भूरे रंग का एक कलर्ड एलिमेंट है, एक्स है, ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक, वो काला हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ब्राउन कलर का एक एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे ब्राउन कलर का कॉपर होगा, तांबा होगा। जब आप उसे हवा की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। नेम द कंपाउंड एक्स एंड द कंपाउंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म। तो बता सकते हैं हम व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, उसे कोरोजन से बचाने के लिए, संचारण रहित रखने के लिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, डेंसिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फ्लश विद नाइट्रोजन ही मैंने कराया था, चिप्स के पैकेट्स वगैरह में नाइट्रोजन ही भरी जाती है, और कोरोजन और डेंसिटी। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। स्टार्टिंग में अराउंड लेक्चर्स जो हैं 1 से लेके शायद 6 लेक्चर्स इस चैप्टर के हैं। उसके बाद एक वीडियो मैंने क्वेश्चन और आंसर्स की डिस्कस कर दी है। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप अपने घर पे अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर इस चैप्टर को अब लर्न करें, नोट्स आप बना चुके हो, प्रॉपर लर्न करें। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब जो बच्चे जिन लोगों का बेल आइकन प्रेस नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको
शेयर करो, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ, मुझे लगे कि हाँ कोई पढ़ रहा है जिस तरीके से, तो मैं इसको प्रॉपरली कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अदरवाइज फिर मैं भी इसको ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर पाऊंगा ना। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।